हेलो स्टूडेंट, जय माता दी सभी को। उर्मिला मैम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको व्यक्तित्व वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया है और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियाँ हैं और इसका यूज क्यों पड़ा, इसका उपयोग क्यों लगा। तो व्यक्तित्व मापन की विधियों से में होता क्या है, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जानने के लिए, उसकी पर्सनैलिटी को समझने के लिए उस कुछ विधियों का यूज करते हैं जिससे उसके अचेतन मन को और चेतन मन को सबको बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि पर्सनैलिटी जो शब्द बना हुआ है वो पर्सोना से बना हुआ है। पर्सोना जो लैटिन भाषा का शब्द है उससे पर्सनैलिटी बना हुआ है और पर्सोना शब्द का मतलब ही होता है नकली चेहरा। तो पर्सनैलिटी जो होता है, व्यक्तित्व जो होता है, वो किसी भी इंसान का, अगर बोलें कि एक चेहरे के पीछे का जो चेहरा है वो जानने के लिए कुछ विधियों का यूज करते हैं। वो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ कि वो कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनसे हम किसी भी व्यक्ति का जो सही व्यक्तित्व है वो जान सकते हैं। इसमें व्यक्तित्व मापन की दो विधियाँ होती हैं, एक तो प्रक्षेपण विधियाँ, दूसरी अप्रक्षेपण विधियाँ। प्रक्षेपण विधियों को प्रोजेक्टिव मेथड्स बोलते हैं, अप्रक्षेपण विधियों को नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स बोलते हैं। प्रोजेक्टिव मेथड्स या प्रक्षेपण विधियाँ, प्रक्षेपण जो विधियाँ होती हैं इनमें हम कुछ प्रयोग करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट सामने रखते हैं जिसके व्यक्तित्व को जानना होता है। उसके सामने कोई एक पहेली टाइप में या कोई इस टाइप सा कुछ ऐसा कुछ रखते हैं, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट देते हैं उसको कि जिसके ऊपर वो बोले, अपने विचार प्रस्तुत करे, अपने संवेग प्रस्तुत करे और वो अपने आप ही अपने स्वयं के बारे में बताना शुरू कर देता है प्रक्षेपण विधियों में, जिससे उसके व्यक्तित्व का जो मनोचिकित्सक होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको इन सब चीज़ों के अच्छे से नॉलेज होती है। तो वो जान जाते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। अब प्रक्षेपण विधियाँ जो होती हैं, पहले प्रक्षेपण विधियाँ एक बार मैं आपको बता दूं कौन कौन सी होती हैं। तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, ये हरमन रोरसा ने दिया, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। दूसरा प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। तीसरा है बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, ये छोटे बच्चों के ऊपर होता है। और चौथा है वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। ये मैं आपको चारों में आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, आगे देख लें। अभी आप थोड़ा सा एक बार सिर्फ नाम पढ़ लें और उनके नाम याद कर लें कि प्रक्षेपण विधियाँ 4 प्रकार की होती हैं। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, सेकंड है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, थर्ड है बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण और फोर्थ है वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। ये प्रक्षेपण विधियाँ 4 होती हैं। नेक्स्ट अप्रक्षेपण विधियाँ। तो अप्रक्षेपण विधियों की अगर बात करें तो अप्रक्षेपण विधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार में कौन कौन सी? तो एक आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ, दूसरा वस्तुनिष्ठ विधियाँ और थर्ड है मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ, जहाँ किसी के मन का विश्लेषण कर उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, तो मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ। आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियों में जो विधियाँ हैं वो आपकी अवलोकन विधि, जहाँ हम किसी को देखकर उसका अवलोकन करके उसके व्यक्तित्व को बता दें। साक्षात्कार विधि, जहाँ में साक्षात्कार विधि भी वही होती है, किसी का साक्षात्कार करके उसके बारे में हो या उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताना। थर्ड है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास, अगर कोई व्यक्ति ऐसा एकदम विलक्षण टाइप का कोई व्यक्ति है या आप बोलें कि बहुत, अगर बोलें तो उसका दिमाग या उसका IQ लेवल बहुत हाई है, तो फिर उसके जीवन इतिहास को जानते हैं कि ये किस कारण से है, उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा है, उसके माँ बाप कैसे हैं, उसके दादा दादी कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। फोर्थ प्रश्नावली विधि, प्रश्नों को पूछकर। फिफ्थ है अंतर्दर्शन विधि, इसको आत्मकथा विधि भी कहते हैं। ये 5 प्रकार आपको आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ में मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ विधि में निरीक्षण विधि, कर्म निर्धारण मापनी, समाजमिति विधि, निष्पादन परीक्षण विधि, परिस्थिति परीक्षण विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधियों में आपकी फर्स्ट है मुक्त या स्वतंत्र शब्द सहचर्य विधि और सेकंड है स्वप्न विश्लेषण विधि। ये सारी विधियों को डिटेल्स में एक 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अभी जो पढ़ाने वाले व्यक्तित्व मापन की विधियां मैंने ऑल ओवर सारी बता दी हैं। आप बिल्कुल कॉपी पेन
लेके इसकी नोट्स बनाएं और इससे बाहर व्यक्तित्व मापन से कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। आप अच्छे से पढ़ें। व्यक्तित्व मापन विधियों में सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो प्रक्षेपण विधियाँ पढ़ाने वाली हूँ। प्रक्षेपण विधियों में मैं ये चारों आपको पहले पढ़ाने वाली हूँ। तो देखें इसके आगे फर्स्ट या प्रक्षेपण विधियाँ हम शुरू करने जा रहे हैं, प्रोजेक्टिव मेथड शुरू करने जा रहे हैं। प्रक्षेपण विधियाँ बात करें, प्रक्षेपण शब्द सबसे पहले जो प्रक्षेपण जो शब्द आया, प्रोजेक्टिव मेथड जो शब्द दिया है साइकोलॉजी में या बाल विकास में, तो ये शब्द किसने दिया है? तो ये शब्द सबसे पहले जो दिया है वो सिगमंड फ्रायड ने दिया। सिगमंड फ्रायड कौन है? तो आपको पता है, एक मनोविश्लेषणवादी है, एक प्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी है जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है। इन्होंने लिबिडो शब्द दिया था, इन्होंने नार्सिसिज्म शब्द दिया था, इन्होंने काम प्रवृत्ति पर काम प्रवृत्ति को मूल बताया था। और इनके मैंने आपको बहुत कुछ इनके बारे में पहले बता के रखा है, तो आप देख लें। प्रक्षेपण जो शब्द है सर्वप्रथम वो किसने दिया है? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। इन्होंने ही मन को के 3 प्रकार बताए थे, अचेतन, चेतन, अर्धचेतन। आगे देखें, प्रक्षेपण विधियों की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है, प्रक्षेपण विधि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है व्यक्ति के अचेतन मन को जानना। व्यक्ति के अचेतन मन को जानना। मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति का मन के 3 प्रकार होते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। चेतन, अचेतन एवं अर्धचेतन, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि अचेतन जो मन होता है वही 90% रहता है, 10% चेतन मन का भाग होता है, अर्धचेतन का कोई परसेंट होता ही नहीं है। तो अचेतन मन में क्या होता है? मैंने आपको बताया, अतृप्त इच्छाएँ होती हैं, दमित इच्छाएँ होती हैं। अचेतन मन आपका जो बोलता है, अचेतन मन आपका ये बोलता है कि बस वो काम करें जिसमें बस हैप्पीनेस वाला काम करें, जिसमें मज़ा आना चाहिए काम, चाहे वो गलत हो, अच्छा हो या बुरा हो। अचेतन मन यह बोलता है। तो देखें यहाँ पे इसमें क्या बता दिया कि अचेतन मन, इसकी मुख्य जो विशेषता है प्रक्षेपण विधियों की वो ये है कि अचेतन मन को जानना। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर उस व्यक्ति से पूछेंगे तो वो अपने अच्छे अच्छे कामों को, अपनी अच्छी चीज़ों को सामने रिप्रेजेंट करेगा। अपने अंदर की जो उसकी अंदर की जो इच्छाएं हैं, अंदर की उसके चेहरे के पीछे का जो चेहरा है वो बताना वो बिल्कुल भी नहीं बताएगा। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो मनोचिकित्सक जो होते हैं उनको सही पता ही नहीं चल पाएगा कि इसका व्यक्तित्व तो कैसा है। तो वो क्या करते हैं, कुछ विधियों का यूज करते हैं और उन विधियों के माध्यम से उस व्यक्ति का अचेतन मन में जो इच्छाएं भरी पड़ी हुई हैं वो निकल के उसके सामने आती हैं। कुछ ऐसी विधियों का यूज करते हैं जिससे वो स्वयं ही अपने विचारों को, अपने संवेगों को, अपनी भावनाओं को स्वयं ही प्रकट कर देता है। उनके माध्यम से जितने भी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो मनोविज्ञानी होते हैं, वो उसकी पर्सनैलिटी को, उसके व्यक्तित्व को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं कि इस बात के कि उसने इस विधि के लिए उसने ये बात यूज की है तो ये किस टाइप का इंसान होगा। आगे बात करें, इन विधियों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने विचारों एवं संवेगों को प्रकट कर देता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। ये मैंने आपको अभी बताया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो विधि आ गई है, सबसे पहली विधि देखें। सबसे पहली विधि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण अच्छे से आप अपनी नोट्स में लिखते जाना। ये सारे इतने डिटेल्स में आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है। आप यूट्यूब पे भी देख लेना, कोई नहीं मिलेगा जो इतने डिटेल में इतने अच्छे से पढ़ाएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ें और आपको मेरी ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखें आप रोज, अब पहली विधि मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जिसको बोलते हैं इंक ब्लॉट टेस्ट, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है IBT। ये याद रखना, कई बार सीधा सीधा IBT
यही पूछते हैं। IBT इंक ब्लॉट टेस्ट, IBT रोसा स्याही धब्बा परीक्षण पहला हम पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रक्षेपण विधियों में पहली विधि है। इसका एक नाम और है संस्कृति मुक्त परीक्षण। ये आप देख लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका अगर कभी ये पूछ लिया और आपका एक क्वेश्चन रह जाए, तो ये नाम भी पढ़ लेना कि इसका एक नाम और है संस्कृति मुक्त परीक्षण। बाकी आपको IBT याद रखना है, इंक ब्लॉट टेस्ट और रोसा स्याही धब्बा परीक्षण। आगे देखते हैं। इसके प्रतिपादक हरमन रोरसा हैं। इसके जो प्रतिपादक हैं वो हरमन रोरसा है और इन्हीं के नाम पर इसको रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण बोलते हैं। कहाँ के हैं? तो स्विट्जरलैंड के हैं। एक मनोचिकित्सक हैं ये, और इन्होंने लगभग 1911 से लेकर 1921 तक इस व्यक्तित्व, इस पर्सनैलिटी के ऊपर गहन अध्ययन किया है उसकी, और इन्होंने एक विधि, एक प्रोजेक्ट मेथड्स दी है जिसको इन्होंने क्या नाम दिया है? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। एक कौन से सन में आया था? तो 1921 में। इसमें इन्होंने क्या किया? इस परीक्षण के लिए कार्ड 10 कार्डों को चुना। इन्होंने कुल कितने कार्ड लिए? 10 कार्ड लिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनेगा कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया? तो हरमन रोरसा ने दिया। कई बार इनकी जगह का नाम पूछ लेते, कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। कौन से सन में दिया? 1921 में दिया। IBT टेस्ट 1921 में। इसमें इन्होंने क्या किया? तो इसमें इन्होंने कुल 10 कार्ड लिए। कुल कितने कार्ड लिए? 10 कार्ड में से 5 कार्ड ऐसे थे जो पूरे काले थे। 5 कार्ड टोटल काले थे। 2 कार्ड ऐसे थे जो काले एवं लाल धब्बे थे इन पे। इसका नाम क्या है? स्याही धब्बा परीक्षण। इन्होंने कुछ कार्ड लिए थे जिन पे धब्बे बने हुए थे कलर से, और वो धब्बे कोई किसी को जो आकृति दिख रही थी उसमें किसी को कुछ दिख रहा था। तो देखें कुल कार्ड कितने लिए? 10 में से 5 कार्ड टोटल ब्लैक कलर के थे। 2 कार्ड ब्लैक एवं रेड कलर के धब्बे थे। 2 कार्डों पर काले एवं लाल रंग के धब्बे थे। और 3 कार्ड ऐसे थे जो विभिन्न रंगों के धब्बे थे। 3 कार्ड ऐसे थे जिसपे कई रंगों के धब्बे थे। तो इन्होंने यही कार्ड इन्होंने क्या किया कि ये जो कार्ड थे 10, ये जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व मापना है, जिसके व्यक्तित्व को जानना है, उनको एक निश्चित समय के अंतर में ये कार्ड दिखाए जिन पे धब्बे थे। इन सब कार्डों को एक निश्चित अंतर के हिसाब से इनको दिखाया और फिर उनसे पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो किसी ने बोल दिया कि मुझे तो ये रंग ही दिखाई दे रहे हैं। किसी ने बोल दिया मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। देखो इस टाइप के धब्बे थे, मैं आपको बता भी दूँ, इस टाइप से बने हुए थे उस कार्ड पे। कुछ तो किसी ने बोल दिया कि भैया मुझे जानवर दिखाई दे रहा है, किसी ने घोड़ा बोल दिया, किसी ने ऊँट बोल दिया, किसी ने पक्षी बोल दिया। इस टाइप के वो धब्बे बने हुए थे। किसी ने कुछ और बोल दिया, किसी को कुछ प्रकृति की कुछ पेड़ पौधे नज़र आ गए। तो उस हिसाब से जो मनोचिकित्सक होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनको पता होता है कि इसको ये चीज़ इसमें नज़र आ रही तो इसका व्यक्तित्व इस टाइप का होगा। आगे देखें परीक्षण विधि। परीक्षण कैसे करते हैं? तो जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है उसे एक कार्ड दिखाए जाते हैं। फिर उनसे पूछा जाता है कि प्रत्येक कार्ड के धब्बों में क्या दिखाई दे रहा है। परीक्षार्थी धब्बों में जो भी आकृति देखता है उनको बताता है और परीक्षक परीक्षार्थियों के उत्तर को सविस्तार लिखता है। जो भी परीक्षार्थी जो उत्तर देते हैं कि मुझे ये दिख रहा है, इस कार्ड में ये दिख रहा है, इस कार्ड में ये दिख रहा है, तो वो उसकी एक एक बात को, परीक्षार्थी की एक एक बात को डिटेल्स में लिख लेता है। फिर उसको एनालिसिस करता है उसका कि इसके कौन से इसके विचार प्रकट हुए हैं, और उनको देखने के बाद वो बताता है कि इसका व्यक्तित्व कैसा है। आगे देखें विश्लेषण कैसे करता है। तो देखें परीक्षक परीक्षार्थियों के उत्तरों का विश्लेषण 4 बातों के आधार पर करता है। याद रखना कितनी बातों के आधार पर? 4 बातों के आधार पर। 4 बातें कौन कौन सी हैं तो देख लो। पहली, स्थान या लोकेशन जिसको बोलते हैं। इसमें देखा जाता है कि परीक्षार्थी की प्रतिक्रिया पूरे धब्बे के प्रति है या किसी एक स्थान या भाग के प्रति है। तो इसमें क्या देखा जाता है, जो डिटेल्स रहती है परीक्षक के पास,
तो उस डिटेल में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। बाहर से गाड़ी निकल रही है, आपको पता है अभी इस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है तो पुलिस की गाड़ी घूमती रहती है। चलो देखते हैं स्थान में क्या बोला। इसमें देखा जाता है कि परीक्षार्थी की प्रतिक्रिया पूरे धब्बे के प्रति है या उस जो कार्ड में कोई एक विशेष स्थान या किसी एक भाग के प्रति है। तो यहाँ स्थान का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को पूरे कार्ड दिखाए तो उस कार्ड में वो पूरा कार्ड या पूरा धब्बा देख के अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है या किसी एक विशेष स्थान को देखकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, इसलिए इसको स्थान के आधार पर उसने व्यक्तित्व बताया। आगे बढ़ें। दूसरा नंबर मैंने वो तो बोला था ना, 4 बातों के हिसाब से उन्होंने विश्लेषण करके व्यक्तित्व के बारे में बताया। दूसरा है निर्धारक गुण, डिटरमाइनिंग क्वालिटी। इसमें देखा जाता है कि परीक्षार्थी की प्रतिक्रिया धब्बे की बनावट, धब्बे के रंग या उसमें देखी जाने वाली किसी आकृति की गति के कारण थी। इसमें क्या क्या होता है कि ये देखते हैं कि जो व्यक्ति ने अपनी जो प्रतिक्रिया दी वो धब्बे जो धब्बा था उसकी बनावट के प्रति दी या उसके रंग के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दी कि इसका ये रंग बहुत अच्छा है या इसमें ये रंग यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए था, तो रंग के प्रति दी, या उसमें देखी जाने वाली किसी आकृति के प्रति दी कि उसको कोई आकृति दिखाई दे रही, उसको कोई पक्षी दिखाई दे रहा और वो आकृति भी कैसी गति करती हुई दिखाई दी तो उस कारण से दी है। तो ये उनके गुण बताता है। आगे देखें। तीसरा विषय कंटेंट। इसमें देखा जाता है कि परीक्षार्थी ने किसकी आकृति देखी। इसमें जो परीक्षार्थी जो है जिसने किसी चीज़ की उसमें आकृति देखी तो उसमें देखा जाता है कि किस चीज़ की आकृति देखी, किसी व्यक्ति की देखी या किसी पशु की आकृति या किसी वस्तु की आकृति या प्राकृतिक दृश्य की आकृति या अन्य किसी चीज़ की आकृति। तो वो लिख लेता है कि उसको किस चीज़ की आकृति दिखाई दे रही है। तो उस हिसाब से इन चारों चीज़ों को, इन चारों बातों को देखकर वो व्यक्तित्व के बारे में उसके बताता है। चौथा देखें, समय एवं प्रतिक्रियाएं। इसमें देखा जाता है कि परीक्षार्थी ने प्रत्येक धब्बे के लिए कितने समय तक प्रतिक्रिया दी। कोई एक धब्बा देखा, उसके लिए कितना समय लिया और कितने समय तक उसके बारे में उसने बताया कि ये है, ये है, कितने समय तक उसकी प्रतिक्रिया दी और क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी। जैसे कि कोई उसने एक धब्बा देखा, कोई एक कार्ड देखा, उसने बोल दिया कि इसमें एक घोड़ा है, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा के पीछे उसको एक पक्षी भी दिखाई दे रहा है, उसके पीछे उसको कुछ और भी दिखाई दे रहा है। तो उसने किस चीज़ के ऊपर कितने समय तक प्रतिक्रिया दी और क्या क्या प्रतिक्रिया दी। तो ये चारों चीज़ों को, इन चारों बातों को ध्यान में रखकर एक साइकोलॉजिस्ट, एक मनोविज्ञानी जो होते हैं वो किसी भी इंसान के व्यक्तित्व को बताते हैं। 4 बातें कौन कौन सी हैं तो एक बार और देख लो। स्थान, दूसरा निर्धारक गुण, तीसरा विषय, चौथा समय एवं प्रतिक्रियाएं। इन चारों चीज़ों को देखकर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक साइकोलॉजिस्ट एक बता सकता है। उन लोगों को इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, वो लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, वो लोग समझ सकते हैं, आप और हम नहीं समझ सकते। आगे देखें निष्कर्ष। इन सब चीज़ों से निष्कर्ष क्या निकला तो आप देखें निष्कर्ष क्या है। यदि परीक्षार्थी ने संपूर्ण धब्बों के प्रति प्रतिक्रियाएं की हैं, पूरे धब्बे को देखकर फिर प्रतिक्रिया दी, तो वह व्यावहारिक व्यक्ति ना होकर सैद्धांतिक व्यक्ति होगा। इन्होंने क्या बोल दिया कि यदि किसी भी व्यक्ति ने संपूर्ण धब्बे के प्रति कोई अपनी क्रिया दी है, संपूर्ण धब्बे के प्रतिक्रिया दी है, तो वह व्यक्ति व्यावहारिक ना होकर कैसा होगा, सैद्धांतिक व्यक्ति होगा। सैद्धांतिक होगा, वो सैद्धांतिक व्यक्ति होगा, वो व्यावहारिक नहीं होगा, अपने सिद्धांतों पर, अपने उसूलों पर चलने वाला होगा। अगर वो एक कार्ड की संपूर्ण धब्बे को देखता है और उसका बारीकी से अध्ययन करता है, उसकी एक एक चीज़ को वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है, तो वो व्यक्ति को सैद्धांतिक व्यक्ति बोलेंगे। नेक्स्ट देखें दूसरा निष्कर्ष उन्होंने क्या बताया। यदि परीक्षार्थी द्वारा धब्बों के आंशिक भागों के प्रति प्रतिक्रिया दी गई हो, मतलब कि कोई बड़ा धब्बा देखने के बाद उसके कोई छोटा सा भाग देख के उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया दे, तो वह छोटी छोटी और व्यर्थ की बातों की ओर ध्यान देने वाला व्यक्ति होगा। अगर किसी व्यक्ति ने धब्बों के पूरे धब्बे के ऊपर कुछ नहीं बोला, धब्बे के किसी एक भाग के ऊपर कुछ बोल दिया, कुछ थोड़ी सी प्रतिक्रिया दे दी, तो वह छोटी छोटी और व्यर्थ की बातों की ओर ध्यान देने वाला व्यक्ति होगा। अगला देखें थर्ड। यदि परीक्षार्थी द्वारा धब्बों में मानव या पशुओं द्वारा गति देखी गई
किसी ने ऐसा देखा कि इस कार्ड में जो धब्बा है वो कोई इंसान है और वो इंसान दौड़ रहा है या चल रहा है, या कोई जानवर है वो भी दौड़ रहा है या चल रहा है, उसको ऐसा दिखाई दिया, तो वह व्यक्ति कैसा होगा? अंतर्मुखी होगा। ये माना जाता है कि अगर किसी धब्बे में उसको कोई ऐसा दिख गया कि कोई पक्षी है या कोई पशु है या कोई व्यक्ति है जो गति में है, जो चल रहा है, तो वो कैसा होगा? वो अंतर्मुखी व्यक्ति होगा। अगला नेक्स्ट देखें, यदि परीक्षार्थी द्वारा रंगों के प्रति प्रतिक्रिया की गई है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, उसको सिर्फ रंग ही नज़र आ रहा है कि हाँ ये अनेक रंग हैं इस कार्ड में, बहुत सारे, ये ग्रीन कलर दिख रहा है, ये एरो कलर, ये पिंक कलर दिख रहा है, इसमें ओनली ब्लैक ही कलर है, तो वो व्यक्ति कैसा होगा? तो वह व्यक्ति संवेगों की उसमें अधिकता होगी, बहुत ज़्यादा वो संवेदनशील व्यक्ति होगा, थोड़े से ही दुख में रोने लगेगा, थोड़ी सी खुशी में खुश हो जाएगा, तो संवेग की उसके अंदर क्या होगी? अधिकता होगी, जो रंगों के प्रति प्रतिक्रिया देगा। या हम बोलें कि वो कला प्रेमी भी होगा, ये भी बोल सकते हैं कि वो कला प्रेमी होगा जिसको बहुत सारे कलर दिखाई दें। आगे देखें, ये आपका कंप्लीट हो गया। इस परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति की बुद्धि, उसकी सामाजिकता, संवेग आदि को मापा जाता है, आदि के बारे में उस ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस परीक्षण के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को माप सकते हैं, उसके ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष को अच्छे से माप सकते हैं। इसके बारे में क्रो एंड क्रो ने एक डेफिनेशन दी है, इस डेफिनेशन को लिख लेना। एक क्रो एंड क्रो की एक डेफिनेशन है जिसमें इन्होंने बोला है, धब्बों की व्याख्या करके परीक्षार्थी अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। याद रखना, इन्होंने क्या बोला है क्रो एंड क्रो ने, कि जो धब्बों की, जो परीक्षार्थी होते हैं वो धब्बों की जो व्याख्या कर देते हैं, उस व्याख्या में ही वो अपने व्यक्तित्व के संपूर्ण चित्र को प्रस्तुत कर देते हैं, पूरा अपना व्यक्तित्व सामने वाले को बता देते हैं, संपूर्ण चित्र प्रस्तुत कर देते हैं। आज मैंने आपको एक ये हरमन रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको एक क्लास पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू।